हेलो एवरीवन। आज हम लीनियर अलजेब्रा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम को देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, स्टेटमेंट सहित पूछी जाती है। थ्योरम है ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन ऑन प्रोसेस। स्टेटमेंट है इसकी, फॉर एनी गिवन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा k ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, we can find a subset alpha 1 alpha 2 so on alpha k of V which is orthogonal। तो स्टेटमेंट कहती है कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V है जिसके अंदर कुछ वेक्टर सेट हैं बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा k। ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, यानी कोई भी वेक्टर एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता। तो थ्योरम ग्राम श्मिट प्रोसेस हमें यह बताता है कि हम इन साधारण वेक्टर्स से एक नया सेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन अल्फ़ा के तैयार कर सकते हैं जो ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थोगोनल का सीधा मतलब है कि इस नए सेट का हर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी उनका इनर प्रोडक्ट 0 होगा। तो आइए अब हम इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट अल्फ़ा 1 इक्वल टू बीटा 1। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा पहला नया वेक्टर अल्फ़ा 1 पहले पुराने वेक्टर बीटा 1 के इक्वल हैं। अल्फ़ा 1 इक्वल टू बीटा 1 क्योंकि स्टेटमेंट में दिया गया है कि सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसीलिए बीटा 1 नॉट इक्वल टू 0 विच मीन्स अल्फ़ा 1 नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसीलिए बीटा 1 कभी 0 नहीं होगा और ना ही अल्फ़ा 1 0 होगा। अब हम दूसरा वेक्टर अल्फ़ा 2 लेते हैं। अब हमें अल्फ़ा 2 ऐसा बनाना है जो अल्फ़ा 1 पर परपेंडिकुलर यानी ऑर्थोगोनल हो। इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं अल्फ़ा 2 इक्वल है बीटा 2 माइनस बीटा 2 कॉमा अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 1 नॉर्म का स्क्वायर अल्फ़ा 1 सिंस अल्फ़ा 1 नॉट इक्वल टू 0। अब हम चेक करेंगे कि क्या वाकई अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 1 एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। इसके लिए हम दोनों का इनर प्रोडक्ट लेंगे जो कि 0 आना चाहिए। तो अल्फ़ा 2 कॉमा अल्फ़ा 1 इक्वल बीटा 2 माइनस बीटा 2 कॉमा अल्फ़ा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर अल्फ़ा 1 कॉमा अल्फ़ा 1। तो लीनियरली प्रॉपर्टी से बीटा 1 कॉमा अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 2 कॉमा अल्फ़ा 1 नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर और अल्फ़ा 1 कॉमा अल्फ़ा 1। लीनियरली प्रॉपर्टी से होता है कि जो ये बीटा 1 है, मतलब जो अल्फ़ा 1 है, पहले इसके साथ और फिर इसके साथ हम इसे लिख देते हैं। तो बीटा 1 कॉमा अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 2 कॉमा अल्फ़ा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर और अल्फ़ा 1 और कॉमा अल्फ़ा 1। ठीक है, फिर आता है बीटा 2 कॉमा अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 2 कॉमा अल्फ़ा 1 और नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर इक्वल 0। हम जानते हैं कि किसी वेक्टर का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट उसकी लेंथ का स्क्वायर होता है, यानी अल्फ़ा 1 कॉमा अल्फ़ा 1 इक्वल है नॉर्म ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। नॉर्म ऑफ होता है किसी भी चीज़ की लेंथ, इसीलिए यहाँ पर अल्फ़ा 1 कॉमा अल्फ़ा 1 ये स्क्वायर हो गया, इससे कैंसिल हो गया और बीटा 2 माइनस ये सेम है तो इससे कट हो गया, इक्वल 0 आ गया। इसीलिए अल्फ़ा 2 कॉमा अल्फ़ा 1 इक्वल टू 0। There exist alpha 1 and alpha 2 are orthogonal।
मैंने पहले बताया था कि अगर अल्फ़ा टू अल्फ़ा वन जीरो आ गया तो ये अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू ऑर्थोगोनल हो जाएंगे आपस में। तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। इफ़ पॉसिबल लेट अल्फ़ा टू इक्वल ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स अब यह भी साबित करना होगा कि जो नया वेक्टर अल्फ़ा टू आया है वह जीरो नहीं हो सकता। इसे साबित करने के लिए हम उल्टा मान लेते हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। मान लेते हैं कि अल्फ़ा टू इक्वल ज़ीरो है। तो जो फॉर्मूला हमने अभी देखा था वह ऐसा बन जाएगा, देयर एग्जिस्ट बीटा टू माइनस बीटा टू कोमा अल्फ़ा वन अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फ़ा वन का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम बीटा टू माइनस में है, इसको इधर ला दिया तो ये प्लस में हो जाएगा, इक्वल ये एज इट इज़ आ जाएगा। और बीटा टू इक्वल बीटा टू कोमा अल्फ़ा वन ब्रैकेट क्लोज बीटा वन अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फ़ा वन का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में पुट किया था कि अल्फ़ा वन इक्वल है बीटा वन के, इसीलिए इधर अल्फ़ा वन की जगह बीटा वन आ गया। बीटा टू इज़ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ फैक्टर बी वन। अब ध्यान से देखिए, जो ब्रैकेट में है लिखा है यह एक स्केलर संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि बीटा टू वेक्टर बीटा वन का स्केलर मल्टीपल है। ठीक है, यानी उसी की लाइन में है। अगर ऐसा है तो बीटा वन और बीटा टू आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं, हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि पूरा जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हमारा मानना गलत था। और सच यह है कि अल्फ़ा टू कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो बीटा वन and beta 2 are linearly dependent, which is contradiction to hypothesis. Alpha 1, alpha 2 are orthogonal, then this set is linearly independent, as we know that an orthogonal set of non-zero vector is linearly independent. ठीक है, thus alpha 1, alpha 2 form an orthogonal basis for the subspace spans by beta 1, beta 2. अब क्योंकि अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू एक ऑर्थोगोनल सेट हैं और इनमें कोई भी जीरो नहीं है, इसीलिए हम जानते हैं कि हर नॉन जीरो ऑर्थोगोनल सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू अब सबस्पेस के लिए ऑर्थोगोनल बेसिस का काम करेगा, जो बीटा वन और बीटा टू से मिलकर बना है। सिमिलरली टेकिंग, बिल्कुल इसी तरह अब हम तीसरा अल्फ़ा थ्री निकालेंगे। इसके लिए हम बीटा थ्री में से उसका अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू दोनों पर प्रोजेक्शन घटाना होगा। फॉर्मूला देखिए, अल्फ़ा थ्री इक्वल बीटा थ्री माइनस बीटा थ्री कोमा अल्फ़ा वन ब्रैकेट क्लोज अल्फ़ा वन अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फ़ा वन का स्क्वायर माइनस बीटा टू कोमा अल्फ़ा थ्री ब्रैकेट क्लोज अल्फ़ा टू अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फ़ा टू का स्क्वायर। सॉरी, इधर बीटा थ्री आएगा। और वी हैव अल्फ़ा थ्री कोमा अल्फ़ा वन इक्वल टू ज़ीरो यूजिंग अल्फ़ा टू कोमा अल्फ़ा वन इक्वल टू ज़ीरो एंड अल्फ़ा थ्री कोमा अल्फ़ा टू इक्वल टू ज़ीरो यूजिंग अल्फ़ा वन कोमा अल्फ़ा टू इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इस अल्फ़ा थ्री का इनर प्रोडक्ट अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू के साथ लेंगे तो यह भी ज़ीरो हो जाएगा। अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री is an orthogonal set and अल्फ़ा थ्री not equal to 0 because if अल्फ़ा थ्री equal 0 then beta 3 becomes a linear combination of beta 1 and beta 2.
There exists beta 1, beta 2 are linearly dependent a contradiction. अब हमने ऊपर जैसे लिया था इसी तरह अल्फ़ा 3 भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यह 0 हुआ तो बीटा 3 बाकी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जिससे सेट डिपेंडेंट हो जाएगा, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है। Thus the above set is linearly independent and alpha 1, alpha 2, alpha 3 forms an orthogonal basis for the subspace spanned by beta 1, beta 2, beta 3. Let with given linearly independent set beta 1, beta 2, so on beta m, we can find orthogonal set alpha 1, alpha 2, alpha m. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि 3 वेक्टर्स के लिए यह प्रोसेस का काम करता है। अब इसे k वेक्टर्स के लिए जनरल केस के लिए साबित करने के लिए हम मैथमेटिक इंडक्शन का उपयोग करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास m वेक्टर्स हैं। m वेक्टर्स का एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है बीटा 1, बीटा 2, सो ऑन बीटा m, और इसकी मदद से हम पहले ही ऑर्थोगोनल सेट अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा m लिया है। Then taking alpha m plus 1 equal to beta m plus 1 minus summation 1 to k bracket beta m plus 1 comma ak bracket close ak upon norm ak का whole square, we get alpha m plus 1 not equal to 0, as otherwise beta m plus 1 will be linear combination of beta 1, beta 2, beta m, which is contradiction to the given hypothesis. जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अल्फ़ा m प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर यह 0 हो गया तो बीटा m प्लस 1 बाकी सभी पुराने वेक्टर्स बीटा 1, बीटा 2, बीटा m का लीनियरली कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जो कि हमारे दिए गए स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन है। ऑल्सो फ्रॉम j less than equal to m greater than equal to 1 we have bracket alpha m plus 1 comma alpha j bracket close equal to beta m plus 1 comma alpha j minus summation 1 to m beta m plus 1 comma alpha k comma alpha j norm of alpha k का स्क्वायर। यहाँ पर हमने जो ये ऊपर फॉर्मूला लिया था इसमें अल्फ़ा जे ऐड कर दिया, तो इसीलिए इधर भी अल्फ़ा जे आ गया और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर बीटा m प्लस 1 कोमा अल्फ़ा जे माइनस बीटा m प्लस 1 कोमा अल्फ़ा जे इक्वल आ गया 0 के। अब यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है जिसे आपको ध्यान से समझना है, चूँकि पुराने सभी अल्फ़ा वेक्टर आपस में पहले से ही ऑर्थोगोनल हैं, इसीलिए जब समीशन k इक्वल टू 1 से m की वैल्यू m चलेगा तो a के और अल्फ़ा j की वैल्यू सिर्फ तब तक चलेगी जब k इक्वल टू j इक्वल होगा, बाकी सभी टर्म के लिए यह 0 हो जाएगी। तो सिर्फ k इक्वल टू j वाली टर्म को रखने पर अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा m प्लस 1 और अल्फ़ा j इक्वल 0 आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अल्फ़ा k और अल्फ़ा j हैं
तो ये इक्वल हो जाता है अल्फ़ा के नॉर्म ऑफ स्क्वायर, इससे ही कट जाएगा और फिर इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो ये इक्वल 0 आ जाएगा जब हम के इक्वल टू जे रखेंगे। ठीक है, फिर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन अल्फ़ा m plus 1 is an orthogonal set consisting of m plus 1 non-zero vectors in the subspace spanned by beta 1 beta 2 beta m plus 1। अब अल्फ़ा m plus 1 अल्फ़ा j इक्वल फिर 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि नया वेक्टर अल्फ़ा m plus 1 भी सभी वेक्टर्स के लिए ऑर्थोगोनल है। इसीलिए अब हमारे पास m plus 1 नॉन जीरो वेक्टर्स का एक पूरा ऑर्थोगोनल सेट तैयार हो गया। Hence by induction alpha 1 alpha 2 so on alpha k is an orthogonal subset of V corresponding to a given linearly independent subset beta 1 beta 2 so on beta k of V। बाय इंडक्शन के नियम से यह सिद्ध होता है कि किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बीटा 1 बीटा 2 सोन बीटा के लिए हम एक ऑर्थोगोनल सेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सोन अल्फ़ा के प्राप्त कर सकते हैं और यह हमारी थ्योरम प्रूव होती है। अगर स्टूडेंट्स आपको यह प्रूफ आसान लगा और समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ।